सबूत का भार, चलो देखो इसको देखो, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सबूतों पर आधारित है। न्यायालय के निष्कर्ष सबूत पर ही निर्भर करते हैं, यानी न्यायालय अगर कोई निर्णय देगा तो वो निर्णय किस पर डिपेंड करेगा? सबूत पर डिपेंड करेगा। अभी सबूत अगर थे तब तो निर्णय पक्ष में, सबूत अगर नहीं है तो निर्णय विरोध में। तो सबूत के आधार पर ही क्या करता है ये निर्णय या निष्कर्ष वो निर्भर करते हैं। यही कारण है कि पक्षकारों से सबूत पेश की जाने की अपेक्षा की जाती है। अभी न्यायालय क्या कहते हैं? न्यायालय यही तो कहता है कि भाई सबूत पेश करो। आपके पास कोई सबूत है क्या? सबूत है तो लाओ। तो न्यायालय क्या करता है? हमेशा सबूत पेश करने की पक्षकारों से अपेक्षा करता है। सबूत पेश करना जितना कठिन नहीं है उतना कठिन यह तय करना है कि सबूत का भार किस पर होगा। भाई ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि सबूत पेश करना, सबूत तो कोई भी पेश कर दे, सबूत तो वो भी पेश कर सकता है जिसको पेश करने की जरूरत नहीं है। तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये सबूत का भार है किस पर। फिर कौन साबित करेगा? दोनों को साबित करने की जरूरत नहीं है, एक को ही करना है। अब ये ड्यूटी है किसकी? कौन साबित करेगा? ये भार किस पर है? इस बात को तय करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि न्यायालय को देखना पड़ता है कौन साबित करेगा। जो साबित करने का भार जिस पर है न्यायालय उसी को ही कहता है कि आप साबित करें, दूसरे को जरूरत नहीं है साबित करने की। तो सबूत का भार किस पर होगा इस बात को साबित करना बड़ा मुश्किल है, इस बात को तय करना बड़ा मुश्किल है। सबूत का भार मामले की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। वे सबूत का भार क्या है? जैसे जैसे मामले की परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे सबूत का भार भी बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? अभी ए के ऊपर है सबूत का भार, मामले की परिस्थितियां चेंज हो गई, हो सकता है बी को साबित करना पड़ जाए, हो सकता है सबूत का भार बी पर आ जाए। मामले में परिस्थितियां फिर चेंज होगी, हो सकता है वापस ए को साबित करना पड़ जाए कोई बात। तो ये जो समय समय पर है, मामले की परिस्थितियां अगर चेंज होती है तो उसके अनुसार सबूत का भार भी एक से दूसरे पर और दूसरे से पहले पर आता रहता है, यानी बदलता रहता है। कभी ए को साबित करना पड़ सकता है तो कभी बी की ड्यूटी बन सकती है वो भी साबित करे। इससे इसका महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। सबूत के भार को सिद्धि का भार भी कहते हैं या सिद्धि भार भी इसे कहते हैं। इसे सिद्धि भार यानी सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, सिद्धि भार भी इसे कहा जाता है। सबूत का भार है क्या? तो सबूत का भार के तौर पर सामान्यतः सबूत के भार का मतलब है किसी पक्षकार पर किसी तथ्य विशेष को साबित करने का भार। भी कोई पक्षकार है, अब पक्षकार मामले में दो ही होते हैं। ये अगर कोई वाद है तो वादी और प्रतिवादी हो जाएगा। अगर कोई क्रिमिनल मामला है तो अभियोजन और अभियुक्त हो जाएगा। तो पक्षकारों पर जो सिद्धि का भार है वो पक्षकारों पर किसी तथ्य विशेष को साबित करने का भार है। पर्टिकुलर कोई तथ्य विशेष जो मामले में है उसको साबित करने का भार है। मारपीट हुई है तो मारपीट साबित करने का भार किस पर है? चोरी हुई है तो चोरी साबित करने का भार किस पर है? चोर थोड़ी साबित करेगा भी मैं गया, मैं लेके आया, मैं नहीं लेके आया, उसको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में चोरी हुई वो साबित करे कि भाई चोर मेरे घर में घुसा और ये सामान लेकर के यहाँ से चला गया और मुझे बिना पूछे ले गया। तो तथ्य विशेष को साबित करने का भार जिस पर होता है पक्षकार पर उसे क्या कहा जाता है? सबूत का भार कहा जाता है। कोई तथ्य विशेष किसी पक्षकार द्वारा साबित किया जाना हो वहां यह कहा जाता है कि उस तथ्य को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है। जिस पर ऐसी लाइबिलिटी है ऐसे तथ्य को साबित करने की, उसी उसी पक्षकार के बारे में यह कहा जाता है कि सबूत का भार उसी का ही है जिसकी ये लाइबिलिटी है कि वो ऐसे तथ्य को साबित करे। जैसे चोरी घर में होगी तो चोरी साबित करने का किसका है? उस घर के मालिक का। वो साबित करे कि उसके घर में चोर घुसा, उसके घर से सामान लेके चला गया, उसकी बिना इजाजत के ले गया। ये सारी बातें किसको साबित करनी है? घर के मालिक को साबित करनी है। चोर को तो कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ना तो उसे ये साबित करना कि मैं गया नहीं, मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये घर का मालिक साबित करे। ये कब करेगा? ये भी संदेह से परे साबित करे। साबित केवल साबित की बात नहीं है, संदेह से परे, यानी कोई डाउट की कोई गुंजाइश ना रहे, इतना इसे साबित करना पड़ेगा। अब अगर साबित हो जाता है तो अभियुक्त क्या करेगा? अपनी प्रतिरक्षा में अपनी बात को साबित कर सकता है। फिर वो प्रतिरक्षा अपना डिफेंस लेगा। अगर उसे लगता है कि अभियुक्त ने साबित कर दिया है पूरा मामला तो फिर वो अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। फिर वो अपनी अपने तरीके से अपने सबूतों को पेश कर सकता है कि भाई मैं उस दिन था ही नहीं, मैं तो दिल्ली गया हुआ था, मैं तो वहां था, मेरे से झूठी एफआईआर करवा दी, ये वो। फिर वो अपनी सब बात को साबित करेगा। तो अब साबित करने का भार किस पर आ गया? इस पर आ गया। तो ऐसे सबूत का भार पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर बदलता रहता है।
लेकिन जिस पक्षकार पर ऐसा भार होता है उसी के बारे में ये कहा जाता है कि सबूत का भार उसी व्यक्ति पर है जो असफल हो जाएगा अगर उसने अपने तथ्य विशेष को साबित नहीं किया तो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 में सबूत के भार के बारे में सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी एविडेंस एक्ट की जो धारा 101 है, इसमें सबूत का भार है, इसका सामान्य अर्थ बताया गया है। क्या कहती है धारा 101? ये कहता है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे। भी कोई न्यायालय से कौन चाहता है? ए चाहता है। मान लो हम ए को एग्जाम्पल लेके चले, ए न्यायालय से चाहता है, ए न्यायालय से चाहता है कि कोई विधिक अधिकार या कोई विधिक दायित्व, विधिक अधिकार या कोई विधिक दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है। भाई ये व्यक्ति क्या चाहता है? ए न्यायालय से ये चाहता है कि वो उसके किसी विधिक अधिकार के बारे में या किसी विधिक दायित्व के बारे में क्या दे? निर्णय दे, जिन जिन तथ्यों पर जिन तथ्यों के अस्तित्व पर ऐसा निर्भर है। भी वो तथ्य है या नहीं है, ये तथ्य साबित करने का भार किसका? ए का है। और ए ये न्यायालय से चाहता है कि वो इस मामले में निर्णय दे। जिन्हें वह प्रख्यात करता है यानी कथन करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जिनके बारे में वो कथन करता है, ऐसे तथ्यों के बारे में, तो ऐसे तथ्य का अस्तित्व है, इस बात को भी उसे क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। भी ये कहता है कि मर्डर हो गया तो मर्डर हो गया तो मर्डर हुआ है, इस बात को भी साबित करना पड़ेगा कि मर्डर हुआ है, इस तथ्य को साबित करना पड़ेगा। तो ये जो साबित करने का भार है वो क्या है? सबूत का भार है। धारा 101, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा आबद्ध है यानी बाध्य है, उस पर भार है, बाध्य है कि वह क्या करे? ऐसे तथ्य के अस्तित्व को साबित करे, तब ये कहा जाता है कि सबूत का भार किस पर है? ऐसे व्यक्ति पर है जो इससे क्या है? आबद्ध है, बाउंड है, ऐसे तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सबूत के भार का मतलब है किसी व्यक्ति पर किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व या आबद्धता। सामान्यतः यह दायित्व उस व्यक्ति का होता है जो न्यायालय के समक्ष किसी बात का अभिकथन करता है। जो भी न्यायालय के सामने जाकर के यह कथन करता है कि उसे न्याय चाहिए, उसे न्याय दो, तो उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। यह उसके अनुरूप अपना निर्णय दे। दौलतराम सोढ़ा वर्सेज दौलतराम वर्सेस सोढ़ा ए 2005 का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि कोई वसीयत कूटरचित है, इस केस में दौलतराम वर्सेस सोढ़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेड किया, निर्धारित किया कि यदि कोई ये कहता है कि ये वसीयत क्या है? कूटरचित है। मान लो ए कहता है कि वसीयत कूटरचित है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये वसीयत है वो क्या है? कूटरचित है, फौर्ज है, कप अथवा कपट, असम्यक असर या उत्पीड़न के अधीन लिखी गई है। या वो ये कहता है कि ये जो वसीयत लिखी गई थी वो कपट के जरिए लिखवाई गई है या उत्पीड़न, उसको डरा धमका करके लिखवाई गई है, इस प्रकार से ये लिखी गई है, या असम्यक असर के प्रभाव में ये लिखवाई गई है। तो अब कौन कहता है? ए कहता है वसीयत कूटरचित है, ए कहता है कपट, धोखे, छल से, उत्पीड़न से, असम्यक असर, अनुचित प्रभाव के द्वारा ऐसी वसीयत को लिखवाया गया है। तो इस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा कहता है। अब इस बात को साबित कौन करेगा? ए करेगा कि ये वसीयत कूटरचित है, ए साबित करेगा कि ये वसीयत कपट के द्वारा लिखी गई है, ए साबित करेगा कि ये उत्पीड़न, धोखे, छल, कपट या दबाव के द्वारा लिखी गई है या असम्यक असर के प्रभाव में लिखी गई है। इस बात को साबित करने का भार किसका होगा? ए का होगा, क्योंकि ए ही कहता है न्यायालय से कि ये वसीयत क्या कूटरचित है, तो ए ही साबित करे कि ये वसीयत कूटरचित है। इस बात को साबित करने की लायबिलिटी किसकी है? ए की है। अब ए अगर साबित नहीं करता है तो ए अपने आप ही असफल हो जाएगा, मामले में हार जाएगा ये, क्योंकि इसकी लायबिलिटी थी साबित करने की और साबित ये कर नहीं पाया, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा? केस से हार जाएगा। इसी प्रकार
अमृत वनस्पति कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी संविधि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में इस तथ्य को साबित करने का भार चुनौती देने वाले व्यक्ति पर होगा। अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को, कोई उपबंध को चुनौती देता है, चैलेंज करता है, तो उसी को ही क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा उस प्रावधान को कि ये प्रावधान अवैध है या प्रावधान संविधान के विपरीत है। इसलिए जो चुनौती देगा, जो चैलेंज करेगा, उसी को ही साबित करना पड़ेगा। किसी वसीयत के रजिस्ट्रीकृत होने मात्र के आधार पर उसके असली होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। जब उसे चुनौती दी जाती है तो उसे साबित कराया जाना आवश्यक है। भी कोई वसीयत है, अगर उसको मान लो रजिस्टर्ड करवा ली, तो केवल इस कारण से कि ये रजिस्टर्ड वसीयत है, इस कारण से ये वैध नहीं हो जाती। अगर कोई इसकी वैधता को चैलेंज करता है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे साबित करना पड़ेगा कि ये वसीयत क्या है, ये वसीयत वैध वसीयत नहीं है, या इस पर इन प्रकार से वसीयत को लिखवाया गया है। तो जो चैलेंज करेगा वो इसको साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तथ्य के अस्तित्व का कथन करने वाले व्यक्ति पर ही यह दायित्व होगा कि वह उसे साबित करे। अगर कोई ये कहता है ना कि ये तथ्य है, तो उसी को ही साबित करना पड़ेगा कि ये तथ्य है। वो ये कहता है कि ये तथ्य नहीं है, तो उसी को ही साबित करना पड़ेगा ये तथ्य नहीं है। मान लो चोरी उसने साबित कर दी, चोरी ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, तो अब साबित कौन करेगा, अब चोर करेगा कि इसने चोरी नहीं की, क्योंकि इसने कहा है कि मैंने चोरी नहीं की। तो जो ऐसा कथन करता है उसी को ही उस कथन को साबित करने का दायित्व उसी का ही होता है। कोई व्यक्ति अपने इस दायित्व में यह कहकर मुक्ति नहीं पा सकता कि वह साक्षी जुटा पाने में असमर्थ है। कोई ऐसा कह दे, कथन कर दे और बाद में वो उससे मुक्ति पाना चाहता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं, कथन तो सही है लेकिन मेरे पास गवाह नहीं है, वो साक्षी जुटा पाने में असमर्थ है। वो कहते भाई मैं गवाह कहां से लेके आऊं, बात तो सही है, ये भाई कूटरचित है, लेकिन मेरे पास कूटरचना का कोई गवाह नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं। तो इसको साबित करने का भार किसी का है, इसी का ही है। नहीं तो वो साबित नहीं करेगा तो असफल हो जाएगा। तो केवल इस कारण से बच नहीं सकता कि भी साक्षी, मेरे पास साक्षी नहीं है, मैं इसको साबित नहीं कर पाता। नहीं, भले ही साक्षी नहीं है, तू लेके आ साक्षी, कैसे लेके आ, जैसे तैसे करके लेके आ, कोर्ट में साबित कर, कोर्ट तो साबित हो जाएगा, तब मानेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। सबूत का भार किस पर होता है? अधिनियम की धारा 102 से लेकर के 112 तक ये बताया गया कि ये सबूत का भार किस पर होता है। सेक्शन 102 से लेकर के 112 तक सबूत का भार किस पर है, अलग अलग परिस्थितियां बताई गई है, उनमें आता है कि भाई सबूत का भार किस पर है। धारा 102 ये कहता है कि सबूत का भार किस पर होता है। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी ओर से भी कोई साक्ष्य ना दिया जाए। तो किस पर होगा सबूत का भार? असफल हो जाएगा। कौन? वो व्यक्ति असफल हो जाएगा यदि दोनों ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की जाती है। ठीक है, ए और बी है, कोई सिविल मुकदमा इन दोनों के बीच में। ए ने कोई कथन कहा और इस कथन को ये साबित नहीं कर पाया, तो ए क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। ये भी कोई कथन साबित नहीं करता है तो, और ये भी नहीं किया, तो फिर कौन हो गया? असफल ए हो गया। इसलिए सबूत का भार किस पर है? ए पर है कि वो साबित करे कि ऐसा हुआ है या बी ने ऐसा किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभियुक्त यह कहता है कि घटना में पीड़ित पक्षकार की सहमति थी। एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें अभियुक्त ये कहता है, ये मान लो अभियुक्त है, अभियुक्त ये कहता है कि घटना में पीड़ित व्यक्ति की सहमति थी, यानी अभियोजन पक्ष की क्या थी? सहमति थी, उसकी कंसेंट से ऐसा हुआ, उसकी सहमति से ऐसा हुआ है। इस सहमति को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। सहमति के बारे में किसने कहा? अभियुक्त ने कहा। अभियुक्त ये कहता है कि घटना में इस पीड़ित व्यक्ति की सहमति थी, तो सहमति का कथन किसने किया? अभियुक्त ने किया। तो सहमति थी, इस बात को साबित करने का भार भी किसका होगा? इस अभियुक्त का होगा कि वो साबित करे कि सहमति थी। अन्यथा तो यही माना जाएगा कि सहमति नहीं थी। अब उसने सहमति का कह दिया, कंसेंट थी, तो कंसेंट थी तो साबित करो आप कंसेंट थी। पीड़ित पक्षकार की सहमति नहीं थी और अभियुक्त का कथन विफल हो जाएगा। पिटिशनर वाटर यूजर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था,
स्टेट ऑफ इसमें जी एस बाबू वर्सेस जी एस शंकर राव AIR 2009 का मामला है, जिसमें पिटिशनर यूजर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था। वह सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था, उसे अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वह वाटर यूजर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था। पिटिशनर का कथन है कि उसके द्वारा उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया गया था। भाई पिटिशनर था जो GS बाबू। कौन? GS बाबू। ये वाटर यूजर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था और अध्यक्ष रहते हुए ये क्या करता है? सरपंच का चुनाव लड़ता है। इस पर एलिगेशन लगाया गया कि ये अध्यक्ष है इसलिए सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, अयोग्य है। इसने क्या किया? इसने इस बात को चैलेंज किया और ये कहा कि उसके द्वारा पद से त्यागपत्र दे दिया था, यानी अध्यक्ष के पद से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। अब त्यागपत्र दे दिया था, इस बात को साबित कौन करेगा? ये GS बाबू सरपंच करेगा। वो साबित करे कि पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगर ये साबित नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो अध्यक्ष पद पर था, इसलिए इसे अयोग्य ठहराया जाता है। तीसरी संतान के जन्म के आधार पर चुनाव को निरस्त कराने अर्थात विजयी प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कराने वाली याचिका में तीसरी संतान की जन्म तिथि को साबित करने का भार चुनाव याचिका पेश करने वाले पर होता है। अगर कोई ये कह दे कि भाई इसके तो तीसरी संतान हो गई थी, ये तो चुनाव लड़ने के अयोग्य था, अब ये याचिका किसी व्यक्ति ने पेश कर दी ऐसे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जिसके 3 संतानें थी। अब जो ये पेश करता है याचिका कि भाई इसकी 3 संतान थी, ये अयोग्य है, तो इस 3 संतान की जो तीसरी संतान है उसकी डेट ऑफ बर्थ साबित करने का भार किस पर होगा? ऐसे व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से ये मांग करता है कि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य था। तो उस तीसरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी साबित वही करेगा जो न्यायालय में इस मामले को लेकर के आता है। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। दूसरा क्या आता है? पहला तो आ गया सबूत का भार किस पर है 102 में। आगे देखो 103, धारा 103 विशिष्ट तथ्य। धारा 103 क्या कहती है? विशिष्ट तथ्य के बारे में, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। विशिष्ट तथ्य स्पेशल, कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्ट है जिसके बारे में केवल पर्टिकुलर वही व्यक्ति जानता है जिसके बारे में जिसको ऐसा ज्ञान है। क्या कहती है धारा 103 कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे। न्यायालय इस बात का विश्वास करे जिस विशिष्ट तथ्य के बारे में वो कथन करता है। जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा, तब तक ऐसे व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से ऐसा कथन करता है कि वह ऐसे तथ्य के अस्तित्व के बारे में विश्वास करे। भाई विशिष्ट तथ्य का मतलब ऐसा, ये आम फैक्ट तो है नहीं जिसको हर कोई व्यक्ति जानता हो, ये तो विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब जिसको वही व्यक्ति जानता है जिसके सामने ऐसा हुआ है। तो ऐसे तथ्य के बारे में वो चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे, तो ऐसे तथ्य का जिसको ज्ञान है वही व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे तथ्य को साबित करेगा। हर कोई तो कर ही नहीं सकता। जैसे कै पर खै के घर में चोरी करने का आरोप है। जैसे कै पर खै के घर में, इस ये कै है, इस पर क्या लगाया? चोरी का आरोप लगा कि इसने खै के घर में क्या कर ली है? चोरी की है। कै पर खै के घर में चोरी का आरोप है। कै कहता है कि घटना के समय वह अन्यत्र था। कै ये कहता है, कै अपना बचाव लेता है कि जिस दिन की घटना बताई गई, जिस दिन खै के घर में चोरी होना बताया गया है, उस दिन वह कै कहाँ था? अन्यत्र था, यानी कहीं दूसरे स्थान पर था, यहाँ था ही नहीं। कै पर इस तथ्य को साबित करने का भार होगा कि वह घटना के समय अन्यत्र था। अब ये तथ्य अन्यत्र था, ये किसको पता है? इस कै को पता है। तो साबित करने का भार किसका होगा? इस कै का होगा कि वो ये साबित करे कि घटना जिस दिन की चोरी होना बताया जा रहा है कै के घर में, उस दिन वह कहीं और था, यानी वो तो कलकत्ता गया हुआ था, वो तो दिल्ली था, वो तो और कहीं था। तो ये साबित करने का भार भी किस पर होगा? कै पर होगा। वो साबित करे कि मैं घटना जिस दिन चोरी होना बताया जा रहा है उस दिन मैं यहाँ नहीं था, मैं तो दूसरी जगह था। तो इस तथ्य की जानकारी किसको है?
भी दूसरी जगह था, इस तथ्य की जानकारी खुद उसी को ये कै को, तो कै ही क्या करेगा, साबित करेगा। सबूत का भार किसका होगा, कै पर होगा। तो कब होगा, जब कोई ऐसा विशिष्ट तथ्य हो तब होगा। विशिष्ट तथ्य क्या है भाई, चोरी वाले दिन वो कहीं दूसरी जगह था, इस तथ्य का ज्ञान हर एक को नहीं है, उसी व्यक्ति को तो यही साबित करेगा कि उस दिन वो यहाँ नहीं था। सेक्शन कौन से में है ये, अन्यतर, अन्यतर उपस्थित होने का अभिभाग, ये कौन से सेक्शन में आता है, कोई बताएगा क्या? सेक्शन 11, सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में आता है, जहां व्यक्ति ये डिफेंस लेता है कि घटना वाले दिन वो यहाँ नहीं था, वो कहीं दूसरी जगह था। तो इस बात को साबित करने का भार उसी पर होगा जो ये कहता है कि वो दूसरी जगह था। तो दूसरी जगह था तो इस बात को साबित कर दो, वो टिकट पेश कर दो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो, कैमरे की रिकॉर्डिंग ले आओ कि देखो यहाँ जिस समय की घटना आप बता रहे हो उस समय मैं दिल्ली के अंदर फलाना चोर बाजार में या और किसी बाजार में या मीना बाजार में कोई सामान खरीद रहा था, और ये देखो मेरी वहां की फुटेज। तो अब वो साबित कौन करेगा, वही करेगा जो ऐसा कथन करता है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही पढ़े हो आपने, गलत तो पढ़ा ही नहीं। अब मैंने एक चीज ये भी आपको बताई है कि सबूत का भार बदलता रहता है, जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होगी सबूत का भार बदलता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये तो पढ़ा है ना आपने, ये तो गलत नहीं है, पढ़ा है ना? तो यहाँ यहाँ चोर ने क्या कह दिया, चोर ने ये कह दिया कि मैं चोरी वाले दिन यहाँ नहीं था, मैं तो दिल्ली में था। अब ये तथ्य किसको पता है कि वो दिल्ली में था या नहीं था? ये तो चोर को पता है। तो चोर को नहीं, यहाँ क्या है। तो अब कै ने अभिवाक लिया है, अपने आप को बचाने के लिए कहा है कि मैं उस दिन था ही नहीं। मान लो एक सेकंड के लिए आप पर कोई आरोप लगा दे कि आपने फला जगह जाकर के ये अपराध किया है, अब आप क्या करोगे? आपने किया ही नहीं तो आप क्या कहोगे, मैं तो उस दिन वहां थी नहीं। तो अब आप वहां थी नहीं तो ये बात भी साबित आपको ही करनी पड़ेगी कि मैं वहां उस दिन थी नहीं। अब आप इतनी सी बात साबित कर देते हो तो आपके आरोप से मुक्त हो जाते हो, दोष मुक्त कर देगी। बाकी तो ये तथ्य साबित करेगा भी चोर आया मेरे घर में घुसा, ये सारी बातें साबित करेगा। पर अगर ये कह देता है साबित होने के बाद, ये कह देता है मैं तो उस दिन था ही नहीं, तो अब साबित ये तथ्य तो यही साबित करेगा ना। बाकी पूरी चोरी को साबित करने की लायबिलिटी इसकी नहीं है। पर यह तथ्य कि मैं उस दिन वहां नहीं था, इस पर्टिकुलर तथ्य को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा जो ऐसा कथन करता है। पूरी चोरी को साबित करने की जरूरत नहीं है, और साबित हो नहीं हो कुछ भी हो, पर इसने तो अपने इस फैक्ट को साबित करने का भार इसी पर है। ये तो चोरी की बात है, चलो कोई और कह दो। भाई आप यात्रा कर रहे हो, और यात्रा कर रहे हो, टीटी आकर के कहता है कि टिकट कहाँ है, आप कहते हो जी टिकट तो मैंने कटवाई है। अब टिकट कटवाई कि नहीं कटवाई ये किसको पता है? ये तो आपको पता है, और तो किसी को पता नहीं है, टीटी को थोड़ी पता है। तो आप साबित करोगे कि जिस दिन मैं यात्रा कर रहा था उस दिन मेरे पास मैंने टिकट ली थी, और टिकट मेरा कहीं मिस पैलेस हो गया या कहीं खो गया। तो ये भार किस पर होगा कि मैंने टिकट लिया था, ये आप पर होगा, क्योंकि पर्टिकुलर तथ्य, विशिष्ट तथ्य क्या नॉलेज किसको है, आपको खुद को है। तो खुद ही साबित करोगे, कोई दूसरा टिट्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है। टिट्टी क्यों साबित करे, भाई टिकट लेके नहीं आया, ये बात टिट्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आप साबित कर दो कि मैंने टिकट ली थी, बस ये साबित आपने करना है। हम्म। वही है, बिल्कुल वो तो यही कहेगा ना अभी। हर कोई ये कहता है कि भी मैं घटना वाले दिन था ही नहीं वहां। आप देखते हो इतने मूवी और सब देखते हो तो उसमें यही तो लेके आते हैं बचाव, और क्या लेके आएगा, बचाव यही लाएगा मैं घटना वाले दिन वहां था ही नहीं। तो ये सेक्शन 11 आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबाई भी इसको कहते हैं और प्ली ऑफ एलिबी भी कहते हैं। प्ली ऑफ एलिबी यानी अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाद। ये कौन लेता है, ये अभियुक्त लेता है कि मैं उस दिन वहां नहीं था, मैं तो कहीं दूसरी जगह था।
तो दूसरी जगह था, तो इस बात को साबित भी यही करेगा। चोरी वाले फैक्ट सारे वो साबित करेगा, भी चोर आया, मेरा ये सामान ले गया, ये देखो मेरे सीसीटीवी कैमरा में ये दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है, वो दे रहा है, सब कुछ कर देगा। लेकिन ये कहता है कि भी मैं यहाँ था ही नहीं, आप जिस घटना को बता रहे हो उस दिन मैं यहाँ था ही नहीं। तो अब इस तथ्य को तो यही साबित करेगा ना, बाकी इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। केवल इस तथ्य को साबित करने का भार इसका होगा, क्योंकि ये विशिष्ट तथ्य है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। भी बिल्कुल खै पूरी तरह से साबित कर देगा ना, तभी तो इसके पास मौका मिलेगा। आज सेशन ट्रायल आपने पढ़ी है ना? आपने नहीं पढ़ी आज? सेशन ट्रायल में यही तो था कि भाई अभियोजन अपनी बात को साबित कर देता है और न्यायालय को ये लगता है कि मामला प्रमाणित है, तब वो क्या करेगा, अभियुक्त को भी बचाव का अवसर देगा। फिर अभियुक्त को कहेगा भी आपके पास कोई साक्ष्य सबूत है तो अब आप भी पेश कर दो, नहीं तो आपको दोषी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह केस साबित है। अब अभियुक्त क्या करेगा, अपना बचाव लेगा और बचाव में ये कहेगा कि जिस दिन की घटना बता रहे उस दिन मैं यहाँ था ही नहीं। तो अब ये तथ्य कौन साबित करेगा, अभियुक्त करेगा कि मैं यहाँ नहीं था। तो ये इसी तथ्य की बात चल रही है यहाँ पे 103 में। ये तो एक दिन वाली प्रोसेस नहीं है अभी, एक एक क्वेश्चन में 1 घंटे में सारी चीज समझ में आ जाए। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये सारी एक साथ चलती है। अब सीपीसी भी, अब ये सीआरपीसी आ गई ना, यहाँ सीआरपीसी आ गई। एविडेंस, ये जो साक्ष्य पेश करता है वो एविडेंस का पार्ट है, प्रोसेस है वो एविडेंस का पार्ट है। धारा 104 क्या कहती है? 104 क्या कहता है? साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए आपने देखा कि सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक, सेक्शन 5 से लेकर के 55 एविडेंस एक्ट में ये बताया गया कि सुसंगत तथ्य है, पर हर सुसंगत तथ्य न्यायालय ग्राह्य करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई तथ्य ऐसा है जो व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय उसको ग्रहण करे, तो न्यायालय में उस तथ्य को ग्राह्य बनाने के लिए सबूत का भार किस पर होगा? जो ऐसे तथ्य को न्यायालय में ग्राह्य कराना चाहता है वो साबित करे कि ये न्यायालय के ग्रहण करने योग्य तथ्य है। धारा 104 क्या कहती है कि ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्लियर कर देगा कि कै द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को कै साबित करना चाहता है, कै को कै की मृत्यु साबित करनी होगी। क्या कहता है कि कै द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को, कै द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन, कै ने क्या किया था, मृत्युकालिक कथन किया था, यानी मृत्यु से पहले इसने कोई कथन किया था और कथन करने के बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कै ने क्या किया, मृत्युकालिक कथन किया। कौन साबित करता है? कै साबित करना चाहता है। कै इस बात को साबित करना चाहता है कि कै ने ऐसा मृत्युकालिक कथन किया है। तो कै का मृत्युकालिक कथन तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये साबित करे कै कि कै की मृत्यु हो चुकी है। ये मृत्युकालिक कथन है तो इसका मतलब क्या है, ये मृत्यु हो चुकी है उसकी। तो सबसे पहले तो ये तथ्य साबित करे कि कै की मृत्यु हो चुकी है, फिर इस तथ्य को साबित करे कि मृत्यु के समय इसने ऐसा कहा था। तो एक तथ्य, अब मृत्युकालिक कथन को न्यायालय को क्या करना है, ग्राह्य करना है। तो इसको ग्राह्य बनाने के लिए इसे पहले क्या साबित करना पड़ेगा, कै की मृत्यु को साबित करना पड़ेगा। इसकी मृत्यु साबित कर देता है तो न्यायालय इस मृत्युकालिक कथन को भी क्या कर लेगा, ग्राह्य कर लेगा, एडमिसेबल कर लेगा। कै द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को कै साबित करना चाहता है, कै को कै की मृत्यु साबित करनी होगी। इसी प्रकार जहां कोई विक्रय विलय किसी ऐसे वृद्ध, अशिक्षित, ऐसी नेत्रहीन महिला द्वारा निष्पादित किया गया हो जो क्रेता के साथ रही हो तथा उस पर आश्रित भी हो, विक्रेता की स्वतंत्र सम्मति को साबित करने का भार क्रेता पर होगा। ठीक है भाई, साथ साथ ही रह रहे हैं, मान लो मैं और मेरे साथ कोई रह रहा है और मैं उसी से ही क्या कर लेता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी में मेरे नाम करवा लेता हूँ, तो ये साबित करने का भार तो उसी पर होगा ना कि भी स्वतंत्र सहमति थी इसकी, इसने अपनी इच्छा से किया, मैंने कोई दबाव वगैरह नहीं दिया। तो ऐसी तथ्य को साबित करना जिससे पहले वो, अब ये मृत्युकालिक कथन किस पर डिपेंड करता है, इस मृत्यु पर डिपेंड करता है। मृत्यु साबित हो जाएगी तो इसका मृत्युकालिक कथन है वो ग्राह्य किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। जब तक इसकी मृत्यु साबित नहीं होगी तब तक इसका मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं होगा। हो सकता है कै कहीं जीवित हो,
तो सबसे पहले तो यही साबित करना पड़ेगा कि इसकी मृत्यु हो गई है, फिर उसके बाद मृत्युकाली कथन का नंबर आएगा। धारा 105 क्या कहती है? अपवादों के अंतर्गत मामला आने पर सबूत का भार। सेक्शन 105 ये कहता है कि अगर मामला किस में आ गया है? अपवादों में आ गया है। अगर मामला अपवादों के अंतर्गत आता है तो फिर सबूत का भार किसका होगा? सेक्शन 76 से लेकर के 106 आईपीसी जनरल एक्सेप्शन बताए गए, अपवाद बताए गए। अगर इनमें मामला आता है तो ऐसा, अगर भाई उसका मामला अपवादों में आता है, तो अगर मामला अपवादों में आता है तो ये अपवाद साबित करने का भार किसका होगा? ऐसे व्यक्ति का होगा जो ये कहता है कि उसका मामला अपवादों में आता है, इसलिए वो लायबल नहीं है। तो अपवादों में आता है तो अपवाद साबित करने का भार उसी व्यक्ति का होगा जो ऐसा बचाव लेता है। धारा 105 ये कहती है कि यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, अभियुक्त पर होता है। मान लो ए है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, बी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, और ए कहता है कि उसका मामला अपवादों में आता है। यानी अपवादों में कैसे? ये कहता है कि भाई मैंने इस बी का मर्डर किया है ना, ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया। मैंने कैसे किया है? मैंने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया है। कब किया है? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में। भी मैं अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने क्या कर दिया? इसका मर्डर कर दिया। मैं अगर इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। मैंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? इसकी हत्या की है। और अपने आप को बचाने का राइट आईपीसी देती है। आईपीसी सेक्शन 96 से लेकर के 106 में ये अधिकार देती है हर व्यक्ति को कि वो अगर अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा, अपने आप को बचाने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कार्य तक कर सकता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। तो यहाँ अभियुक्त क्या कहता है? अभियुक्त कहता है कि उसका मामला अपवादों में आता है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का है। तो अब प्राइवेट प्रतिरक्षा थी या नहीं थी, इस बात को साबित कौन करेगा? ये ए करेगा कि उसका मामला अपवादों में आता है, यानी प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ऐसा मर्डर किया है, तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस ए को साबित करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी अपवाद हो, भले कोई भी तरीके का, जो अपवादों का बचाव लेता है ना, उसका मामला अपवादों में आता है, तो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि उसका मामला अपवादों में आता है। सेक्शन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज शेराराम का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 का। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि अपराध कारित करते समय वह पागल था अर्थात विकर्षित था, तो उसे इस तथ्य को विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा। जो व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ उठाना चाहता है। भाई दूसरी परिस्थिति मान लो वो ये कह देता है कि वही अपराध किया था, उस समय मैं तो पागल था, मेरी तो जो विकर्षित अवस्था थी, मैं तो विकर्षित अवस्था में था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने ये कर दिया। अब कई बार आदमी कुछ समय के लिए पागल हो जाता है और कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं तो उस समय जब दौरे में हो तब तो वो पागल जैसा हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं, और जब वो ठीक हो जाता है तो उसको सब पता होता है। तो जब अपराध किया गया उस समय पागल था, विकर्षित था, इस बात का अगर कोई बचाव लेता है तो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि जिस समय अपराध किया गया उस समय वह विकर्षित था, तभी इसका फायदा मिलेगा सेक्शन 84 का। और 84 भी कहाँ आता है? 76 से 106 के अंतर्गत आता है, अपवादों में आता है। तो अपवादों का डिफेंस जिसने लिया है वो साबित करे भी इसका मामला अपवादों में आता है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को साबित करने का भार अभियुक्त पर है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अगर कोई बचाव लेता है तो ये अभियुक्त पर होगा कि वो साबित करे कि उससे राइट टू प्राइवेट डिफेंस था। नेक्स्ट, धारा 106 क्या कहती है? विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 106 क्या कहती है? विशेषतः ज्ञात तथ्य को, विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 106 कहती है कि जब कोई विशेष तथ्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। ये कोई तथ्य क्या है? विशेष है, और विशेष तथ्य किसी व्यक्ति विशेष के ज्ञान में है, भाई उसी व्यक्ति के ज्ञान में है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के। तो जिस व्यक्ति के ऐसा ज्ञान में है उसी तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति का होगा जिसके ऐसा विशेष तथ्य उसके ज्ञान में
है। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देखो आप, कि जहां किसी व्यक्ति पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप हो, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उसी पर होगा, क्योंकि यह वही व्यक्ति बता सकता है कि उसके द्वारा टिकट खरीदा गया था। इसी प्रकार पत्नी द्वारा भरण पोषण की मांग किए जाने पर पति की आय को साबित करने का भार पति पर ही होगा, क्योंकि वही यह बता सकता है कि उसकी आय कितनी है। नेक्स्ट, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका पिछले 7 वर्षों के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। जिसका 30 वर्ष के भीतर 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। क्या है भाई, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। अब जो व्यक्ति ऐसा है जो लास्ट 13 ईयर्स में 30 वर्षों में जीवित था और उस व्यक्ति की कोई ये कहता है कि मृत्यु हो चुकी है, तो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। धारा 107 ये कहती है कि जहां प्रश्न यह हो कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और ये दर्शित किया जाता है यानी दिखाया यह जाता है कि वह 30 वर्षों के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर होगा जो उसे प्रतिज्ञात करता है, अर्थात यह कहता है कि वह मर गया। भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जो पिछले 30 वर्षों में क्या था, जीवित था, यह साबित कर दिया कि वो पिछले 30 वर्षों में जीवित है। फिर दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि वो तो मर चुका है, वो तो मर चुका है। तो अब इसकी मृत्यु साबित करने का भार किस पर है, जो ऐसा कहता है कि ऐसा व्यक्ति मर चुका है, तो वो साबित करेगा कि ये व्यक्ति मर चुका है। अन्य न्यायालय तो ये मानेगा कि वो व्यक्ति जीवित है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। पिछले 30 वर्षों में जीवित था, इस बात की जानकारी है, और कोई ये कहता है कि ये मर चुका है, तो अब साबित वही करेगा कि ये मर चुका है, अन्यथा न्यायालय ये मानेगा कि ये तो जीवित है। ठीक इसके विपरीत धारा 108 है, वो ये कहती है कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, सेक्शन 108 में क्या है, सेक्शन 108 में ये तो 30 वर्षों के भीतर जीवित व्यक्ति को मारने की बात है, तो उसकी मृत्यु साबित करने की बात करता है। धारा 108 क्या कहता है, ये कहता है कि यह वह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है जीवित है। यानी ये धारा कहती है कि ये साबित कौन करेगा, साबित करने का भार कि 7 वर्षों के भीतर 7 वर्षों के भीतर पिछले 7 वर्षों के भीतर कुछ नहीं सुना गया है, उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना गया है, और उसको क्या करना है, उसको जीवित है इस बात को साबित करना है। भाई एक व्यक्ति है जिसकी पिछले 7 वर्षों में हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। भाई एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति का आज 2015 से कोई अता पता नहीं है। क्या नहीं है, कोई अता पता नहीं है इसका भी, ये कहाँ है, जीवित है, मर चुका है, हमने इसको देखा नहीं, आसपास के एरिया में, आसपास के राज्यों में इसको कहीं नहीं देखा गया, कहीं नहीं देखा गया। अब ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति क्या हो चुका है, जिसके बारे में कुछ नहीं सुना, इसका मतलब ये क्या कर चुका है, मर चुका है। क्या कर चुका है, मर चुका है, लापता हो चुका है। भाई जीवित होता तो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो दिखाई दे ही जाता, इसका मतलब क्या, ये व्यक्ति मर चुका है। अब कोई ये कहता है कि ये व्यक्ति जीवित है, अब कोई क्या कहता है, ये कहता है कि ये जीवित है, तो जो ये कहता है ना कि ये जीवित है, वो साबित करे कि भाई ये जीवित है, अन्यथा न्यायालय तो ये मानेगा कि अगर 7 वर्षों में जीवित होता तो कभी ना कभी तो इसके बारे में कहीं ना कहीं तो कोई मिलता, किसी को तो मिलता, कहीं तो दिखता, पर ये कहीं नहीं है, इसका मतलब ये मर चुका है। और फिर कोई आकर के ये कहता है कि ये जीवित है, तो अब साबित यही करेगा जो ये कहता है कि ये जीवित है। चार्ड वर्सेस चार्ड के मामले में, हाँ बोलो।
भाई यहाँ न्यायालय क्या करता है, यहाँ न्यायालय प्रजम्पशन करता है, उपधारणा करता है। क्या करता है, 108 में ये कहते हैं कि 7 वर्षों के भीतर, मान लो आप 1 मिनट के लिए ये देखो कि आपके कोई आस पड़ोस के अंदर कहीं कोई एक्स नाम का व्यक्ति है। आप कल्पना कर लो कि भाई हमारा पड़ोसी है एक्स, और वो पिछले 7 वर्षों से हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है, यानी उसको ना तो घर पे देखा है, ना अपने एरिया में देखा है, ना पड़ोसी राज्य में देखा है, ना किसी रेलवे स्टेशन पर देखा है, कहीं नहीं देखा। खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, वो कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं सुना, सब अखबारों में निकलवा दिया, पुलिस में दे दिया, सब कुछ कार्रवाई कर दी हमने, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, अब कोर्ट ये मानती है, कानून ये मान के चलता है कि ऐसा व्यक्ति मर चुका है। अगर जीवित होता तो उसके बारे में सुना होता, कहीं ना कहीं दिखाई देता, कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पर, बाजार में, कहीं तो किसी रिकॉर्डिंग में कहीं तो आता, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति मर चुका है। कोर्ट प्रजम्पशन कर लेगा कि मर चुका है। अगर जीवित होता तो कहीं ना कहीं दिखाई देता। अब दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि ये जीवित है, जिसको आप मरा हुआ समझ रहे हो ना, ये मरा नहीं है, ये व्यक्ति जीवित है। अब न्यायालय क्या कहेगा, तो साबित कर भाई जीवित है, तो नहीं तो हम तो मरा हुआ मान के बैठे हैं, इसको मर चुका है ये। अब जो ये कहता है कि ये जीवित है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इसको जीवित होने के लिए साबित करेगा कि ये व्यक्ति जीवित है। 107 क्या कहती है, ये कहती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्षों के भीतर जीवित होना ज्ञात है। यहाँ ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति पिछले 30 सालों में जीवित है, यानी आज से 10 साल पहले मैंने इसको देखा था, 5 साल पहले मैंने इसको देखा था, 2 साल पहले मैंने इसको देखा था। इसका मतलब ये व्यक्ति जीवित है। इन 30 वर्षों में तो हमने इसको देखा है, बार बार देखा है इसको, तो ये क्या है, जीवित है। अब कोई आकर के ये कहता है कि नहीं, 30 वर्षों के अंदर ये व्यक्ति मर चुका है, कहीं जीवित नहीं है। तो कोई आकर के ये कहता है कि ये मर चुका है, तो अब इसकी मृत्यु साबित कौन करेगा, वो व्यक्ति करेगा जो आकर के ये कहता है कि ये मर चुका है। क्या कहता है, मर चुका है। यहाँ तो इसकी मृत्यु को साबित करना है, यहाँ इसके जीवित होने को साबित करना है। बस इतना ही अंतर है। हाँ, करना करना तो उसी को ही साबित पड़ेगा भाई, जो कहता है ना कि ऐसा है, वो ही साबित करे, दूसरे को क्यों करे, दूसरे को क्या जरूरत है। दूसरे तो फिर मान के बैठे हैं ना, भाई 7 साल का मतलब मर चुका है। भाई कानून ये कहता है कि 7 वर्ष से लापता है, तो पत्नी को भी आधार मिल जाता है कि वो तलाक ले सकती है अपने पति से। क्यों, क्योंकि वो लापता है, इसका मतलब कानून मान के चलता है कि मर चुका, अब तू दूसरी शादी कर सकती है, तलाक उसे मिल जाएगा, कोर्ट उसे डिक्री दे देगा। तो कोर्ट क्या मान के चलता है, मर चुका है, ऐसा मान के चलता है। अब कोई आकर के ये कहता है कि नहीं नहीं मरा नहीं है, ये तो जीवित है, तो भाई जीवित है तो तू साबित कर दे जीवित है, ला कहाँ कैसे क्या है। तो वो साबित फिर वही करेगा जो ऐसा कहता है। धारा 109, भागीदारों, भूस्वामी और अभिदारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। जहां पार्टनरशिप को लेके कोई विवाद होता है, जहां मालिक और किराएदार के बीच में, मालिक और एजेंट के बीच में, भूमिधारी और उसके जो काश्तकार है उनके बीच में, अगर कोई ऐसा होता है, तब सबूत का भार किस पर होगा, उनके बीच में डिस्प्यूट होने पर। धारा 109 क्या कहती है, धारा 109, भागीदारों, भूस्वामी और अभिदारी, भागीदारों का मतलब पार्टनर, ये पार्टनर है, भूस्वामी और अभिदारी, मालिक और एजेंट, अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। धारा 109 के अनुसार जहां प्रश्न यह हो कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता है, भाई ये बात का डिस्प्यूट होता है कि भाई ये ABCD ये आपस में पार्टनर है कि नहीं है, इस बात को लेकर डिस्प्यूट होता है। या ये होता है कि ये भूस्वामी है और ये अभिदारी है, ये लैंडलॉर्ड है और ये काश्तकार है, टीनेंट है, इस बात को लेकर डिस्प्यूट होता है कि इनका रिलेशन ऐसा है या नहीं। या ये होता है कि ये मालिक और एजेंट है, यानी मालिक और अभिकर्ता है या नहीं, इस बात को लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है और ये दर्शित किया गया हो कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, और ये शो किया जाता है कि वो ऐसे भागीदारों के रूप में काम करते रहे हैं,
वो ऐसे भूस्वामी और अभिधारी के रूप में काम करते हैं या वो ऐसे मालिक और एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। वहां यह साबित करने का भार कि कर्म से संबंधों में वे परस्पर अवस्थित नहीं है या अवस्थित होने से परिवृत हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा प्रतिज्ञात करता है। भी ये साथ साथ काम करते हैं इस बात को साबित कर देता है, तब तो ये मान लिया जाएगा भी ये भागीदार आपस में काम करते हैं, ये साथ साथ रहते हैं, सारा पूंजी सब निवेश सब काम धाम एक साथ देखते हैं। या ये साबित कर दिया जाता है भी ये तो भूस्वामी है और ये इसका काश्तकार है, ये इस तरीके से काश्तकार और भूस्वामी की हैसियत से रहते हैं, तो कानून तो मान के चलेगा भी ऐसा है, ये इनका संबंध यही है। ये मालिक और एजेंट के रूप में काम करते हैं तो कानून ये मान के चलेगा भी ऐसा मालिक और एजेंट के रूप में इनके संबंध है। अब कोई ये कहता है कि नहीं, ये मालिक और एजेंट नहीं है, नहीं ये भूस्वामी और अभिधारी नहीं है, नहीं ये आपस में भागीदार नहीं है, तो जो ये कहता है ना कि ये मालिक और एजेंट नहीं है, ये भूस्वामी और अभिधारी नहीं है, ये पार्टनर नहीं है, तो वो साबित करेगा कि ये ऐसा नहीं है। हरिश्चंद्र वर्सेज घोषराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जहां यह दर्शित किया गया हो कि कुछ व्यक्ति भागीदार थे या अभिकर्ता एवं मालिक थे या भूस्वामी व किराएदार थे, वहां यह उपधारणा की जाती है कि उनके बीच वही संबंध अस्तित्व में है। यानी इनके संबंधों को मान लिया जाता है भी ऐसा ही है, ये मालिक और एजेंट है, ये भूस्वामी और किराएदार है, ये आपस में भागीदार है। वहां यह उपधारणा की जाती है उनके बीच वही संबंध अस्तित्व में है। अब यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उनमें कभी ऐसे संबंध नहीं थे, अब कोई कहता है कि नहीं ये तो मालिक और एजेंट कब थे, ये तो कभी नहीं थे, हमने तो कभी नहीं देखा इसको मालिक और एजेंट, ये इनके संबंध ऐसे थे ही नहीं, तो फिर वही साबित करेगा कि इनके संबंध ऐसे नहीं थे या ऐसे संबंध समाप्त हो चुके हैं, तो उसे ही साबित करना पड़ेगा कि इनके संबंध समाप्त हो चुके हैं। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, धारा 110। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, किसके बारे में? ओनरशिप के बारे में, स्वामित्व के बारे में। जब प्रश्न यह हो कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो यह कहता है कि वह स्वामी नहीं है। अभी कोई व्यक्ति है, एक्स है, एक्स कहता है कि ये मेरा प्लॉट है और मैं इसका स्वामी हूं, और इसने इस बात को साबित भी कर दिया कि वो इस संपत्ति का स्वामी है, ये इसके कब्जे में संपत्ति है, इस चीज का वो क्या है? स्वामी है। अब वाई ये कहता है कि नहीं, एक्स इस संपत्ति का स्वामी नहीं है, तो अब ये संपत्ति का स्वामी नहीं है, इस बात को साबित कौन करेगा? वाई करेगा। वो साबित करे कि इस संपत्ति का स्वामी एक्स नहीं है। अगर साबित कर देता है तब तो नहीं है संपत्ति का स्वामी एक्स, अगर साबित नहीं करता तो यह माना जाएगा कि एक्स उस संपत्ति का स्वामी है, उसके पोजीशन में है। कै एक वाहक पर माल को खो देने का आरोप था, कै एक वाहक पर माल को खो देने का आरोप था, यानी गुम हो गया था, उस पर आरोप था। वाहक का बचाव में यह कहना था कि वादी उस माल का स्वामी नहीं था। यह साबित करने का भार कि वादी माल का स्वामी नहीं था वाहक पर होगा। यानी क्या है? कै एक वाहक पर, कै एक वाहक, वाहक का मतलब जो माल ले जाने वाला कोई भी साधन हो सकता है, उस पर माल को खो देने का आरोप था। इस पर आरोप लगाया गया कि इसने क्या कर दिया? माल को रास्ते में खो दिया है, खो देने का आरोप लगाया गया इस पर, कै पर। कै कौन है? वाहक है, बीच में सामान ले जाने वाला, ये तो ट्रांसपोर्ट वाला है। वाहक का बचाव में यह कहना था कि वादी उस माल का स्वामी नहीं है। कै ये कहता है कि भी जो ये कहता है ना भी मेरा माल खो गया, यानी वादी, तो ये कहता है कि वादी इस माल का स्वामी नहीं है। भाई ये क्यों कह रहा है? ये तो इस माल का स्वामी नहीं है, जिस माल को खो देने की बात चल रही है इसका स्वामी नहीं है। तो अब साबित कौन करेगा? यह साबित करने का भार कि वादी माल का स्वामी नहीं है वाहक पर होगा, इस कै पर होगा कि वो साबित करे कि ये इसका स्वामी नहीं है। अगर स्वामी नहीं है साबित कर देता है तब तो ये इस आरोप से बच जाएगा, अन्यथा ये आरोप प्रमाणित मान लिया जाएगा। धारा 111, जहां उन पक्षकारों के बीच सद्भाव का साबित किया जाना, उन व्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। भाई पक्षकारों के संबंध कैसे हैं? इस प्रकार के हैं जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में रहते हैं।
सक्रिय विश्वास की स्थिति में। जैसे गुरु शिष्य का संबंध, जैसे माता पिता पुत्र का संबंध, ठीक है, डॉक्टर मरीज का संबंध। ये कैसे हैं? ये वैश्वासिक संबंध वाले रिश्ते हैं, जहां एक दूसरे पर विश्वास रहता है, सक्रिय विश्वास की स्थिति में रहते हैं। धारा 111 के अनुसार जहां उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न हो कि जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर होगा जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क एक प्रदानशील महिला द्वारा कुछ संपत्ति ख को दान स्वरूप दी गई। क एक प्रदानशील महिला, क क्या है? एक प्रदानशील महिला जो बुर्के में रहती है, जो पर्दे में रहती है, उसके लिए प्रदानशील महिला है। इसने ख को क्या दिया? कुछ संपत्ति दान स्वरूप दी। कुछ संपत्ति क्या दी? दान स्वरूप दी। और तत्संबंधी दस्तावेज निष्पादित किया गया, और दान को लेकर के दान क्या कर दिया? निष्पादित भी कर दिया, दान एग्जीक्यूट कर दिया गया, दान विलेख। वहां यह साबित करने का भार कि उस महिला को दस्तावेज पढ़कर सुना व समझा दिए थे और दान स्वेच्छापूर्वक किया गया था, दान में संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर होगा। यानी अब लाइबिलिटी किसकी होगी? इस ख की होगी। वो साबित करे कि जो दान के लिए जो दान विलेख लिखा गया था, वो ऐसी प्रदानशील महिला को समझा दिया था, उसको बता दिया था, उसको सुना दिया था कि भाई ये लिखा गया है और ये संपत्ति आपने दान की है। तो इस बात को साबित करने का भार इस दान की संपत्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर होगा। क्यों? क्योंकि प्रदानशील महिला वो तो आम जनता के सामने आती नहीं है, तो वो तो इसके ऊपर विश्वास में थी, सक्रिय विश्वास की स्थिति में थी। तो अब ये साबित करने का भार इस ख पर होगा कि दान उसने स्वेच्छा से किया है, और दान उसने स्वेच्छा के साथ साथ इसको दान विलेख वो पढ़कर सुना दिया था, समझा दिया था। ये साबित करने का भार किस पर होगा? इस ख पर होगा, जो दान में संपत्ति प्राप्त करता है। धारा 112 कहती है कि विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मस्थव का निश्चायक सबूत है। धारा 112 क्या कहती है? अगर विवाहित स्थिति है, विवाहित स्थिति के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो ये जन्म धर्मस्थव का क्या माना जाएगा? निश्चायक सबूत माना जाएगा। निश्चायक सबूत माना जाएगा। विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मस्थव का निश्चायक सबूत है। यानी जब पति और पत्नी की हैसियत से हैं, जब क्या है? पति और पत्नी की हैसियत से हैं। ए पति है, बी ये डब्ल्यू क्या है? पत्नी है, ये एच हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, ये पति पत्नी है। और पति पत्नी रहते हुए, यानी इनका अभी तलाक नहीं हुआ है, और इनके पति पत्नी रहते हुए अगर इनके कोई संतान जन्म लेती है, तो ये माना जाएगा कि ये संतान इस एच और डब्ल्यू की ही है, इस एच और डब्ल्यू की ही संतान मानी जाएगी। यानी इस बात का सबूत माना जाएगा कि ये धर्मज है, ये वैध संतान है। भले ही डब्ल्यू के संबंध किसी और के साथ रहे हों, इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। यह माना जाएगा कि इसकी संतान, ये बच्चा है वो क्या है? वैध संतान है, धर्मस्थव है, यानी पति और पत्नी के संबंधों के दौरान होता है तब। आज विवाह हुआ और कल ही अगर इनके संतान होगी, तब भी संतान को क्या माना जाएगा? धर्मस्थव माना जाएगा। कानून तो धर्मस्थव की उपधारणा करेगा। वो अलग बात है कि एच इस बात को साबित करे कि जब बच्चा का गर्भाधारण हुआ, तब वो इस डब्ल्यू की पहुंच में नहीं था। इस बात को साबित कर देगा तो इससे बच जाएगा। अदरवाइज तो ये माना जाएगा कि ये बच्चा धर्मज है, ये इसकी ही संतान माना जाएगा, एच ही इसका पिता माना जाएगा। तो विवाहित स्थिति के दौरान अगर बच्चा होता है, तो ये माना जाता है कि वो धर्मस्थव है। जब तक इसको ना साबित नहीं कर दिया जाए, जब तक इसका खंडन नहीं कर दिया जाए, तब तक ये माना जाता है कि ये लेजिटिमेटी है, धर्मज है। शोभा हेमवती देवी वर्सेज एस गंगाधर स्वामी के मामले में विधिमान्य विवाह की उपधारणा की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि जहां कोई पुरुष व स्त्री वर्षों से पति पत्नी के रूप में रह रहे हों, उनके बीच में सहवास हो रहा हो और लोग उन्हें वर्षों से पति पत्नी के रूप में मान रहे हों, वहां उनके बीच विधिमान्य विवाह होने की उपधारणा की जाएगी।
ऐसे पति पत्नी के संतान के धर्मज होने की उपधारणा भी की जाएगी। फिर पति पत्नी की तरह रह रहे हैं ना, भले उन्होंने विवाह नहीं किया है, लेकिन पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो कानून ये मान के चलता है कि वो पति पत्नी है। अब अगर इनके दौरान इनकी अगर संतान होती है तो कानून ये मानता है कि ये वैध संतान है, धर्म संतान मानी जाती है। इस प्रकार धारा 101 से लेकर के 112 में सबूत के भार के बारे में प्रावधान किया गया है। वस्तुतः सबूत के भार पर ही संपूर्ण साक्ष्य विधि आधारित है, या हम यूं कह सकते हैं कि सबूत का भार एक ऐसी दूरी है जिस पर संपूर्ण साक्ष्य विधि घूमती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो आप। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।